नमस्कार, पासबुक द सेविंग शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर किसी की जेब से जुड़ा हुआ है। इमरजेंसी फंड के बारे में बात करेंगे, जिसे अब तक तो आप अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में रखते थे, लेकिन आरबीआई की पॉलिसी रेट में कटौती के बाद सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर घटकर 2.5% के आसपास चली गई है। यानी कि आपकी मेहनत की कमाई अब बैंक में सुरक्षित तो है, लेकिन वो उतनी नहीं बढ़ रही जितनी पहले बढ़ती थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इमरजेंसी फंड और अपनी रोजमर्रा की बचत को हम कहाँ रखें, कैसे रखें, ताकि पैसों की सुरक्षा भी बनी रहे, लिक्विडिटी का फायदा भी मिले और थोड़ा बहुत फायदा ज्यादा मिल जाए। तो इस शो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार आपको इमरजेंसी फंड को कहां रखना चाहिए, कहां पर रखना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सेविंग अकाउंट के अलावा आपके पास क्या क्या विकल्प है, और साथ ही चर्चा इस बारे में भी होगी कि ऑटो स्वीप एफडी क्या होती है और कैसे काम करती है ऑटो स्वीप एफडी। साथ ही हम बात करेंगे लिक्विड फंड्स के बारे में कि ये आपके लिए कितने सुरक्षित और फायदेमंद साबित हो सकते हैं, और चर्चा होगी कि इन्वेस्टमेंट वर्सेस लिक्विडिटी, किसको आपको प्राथमिकता देनी चाहिए और इमरजेंसी फंड को आपको कितने हिस्सों में बांटना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि निधि माथुर की दुविधा आखिरकार क्या है। निधि माथुर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली प्रोफेशनल हैं। कोविड के समय में उन्होंने महसूस किया कि मेडिकल इमरजेंसी या जॉब लॉस जैसी स्थिति में हाथ में पैसे होना कितना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड सेविंग अकाउंट में रखना शुरू किया। लेकिन पिछले 2 सालों में उन्होंने देखा कि बैंक से मिलने वाला ब्याज घटकर 3% से नीचे आ गया है, यानी हर साल करीब 2500 रुपये की कमाई। अब निधि की बचत सुरक्षित तो है, लेकिन फायदेमंद नहीं। तो निधि अब ऐसे विकल्प तलाश रही हैं जहां वो अपना फंड रख सकें। आज हम ये जानेंगे, ये समझेंगे कि इमरजेंसी फंड को कहां रखना फायदेमंद है, ताकि उसकी लिक्विडिटी भी बनी रहे, सुरक्षित भी रहे और आपको फायदा भी मिलता रहे। और इस चर्चा में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फ्लोरिच फिनसर्व के डायरेक्टर निकुंज छक जी जुड़ रहे हैं। निकुंज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। तो सबसे पहले हम यही समझना चाहते हैं कि इमरजेंसी फंड जो है वो एक व्यक्ति के लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है कि जब भी हम ये सोचते हैं ना कि भाई हमें अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो सबसे पहले स्टेप ही हमें ये बताया जाता है कि इमरजेंसी फंड जो है आपके पास होना चाहिए। तो आप ज़रा हमारे दर्शकों को समझाइए कि इमरजेंसी फंड जो है उनके लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है और कितना अमूमन पैसा जो है वो हमें इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। श्योर। तो इमरजेंसी फंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऐसा सोचिए कि एक बिल्डिंग हम जब बनाते हैं, कोई बिल्डिंग को हमें बनाना तो पहले हम फाउंडेशन बनाते हैं, राइट। खड्डा खोद के फिर उसमें फाउंडेशन बनाते हैं, उसके ऊपर हम फ्लोर बनाते हैं। तो वही चीज एक फाइनेंशियल प्लानिंग, हमारी जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी होती है उसमें इमरजेंसी फंड वही एक चीज रोल प्ले करती है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपका फाउंडेशन क्या काम करता है, बिल्डिंग को मजबूती देता है, वैसे ही आपका फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम करना चाहते हैं या आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपने इमरजेंसी फंड नहीं किया है और दूसरे भी ऐसे प्रोटेक्शन की चीजें जैसे इंश्योरेंस, बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसीज होनी चाहिए आपके पास, तो ये सब चीज मिला के आपका एक फाउंडेशन बनता है वेल्थ क्रिएशन की आपकी जर्नी में। क्योंकि लाइफ में आप फैमिली के साथ कहीं पे भी आप रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, इंडिया में कहीं पे भी रहते हो, तो कुछ ना कुछ इमरजेंसी, जैसे कि जॉब लॉस हो जाती है, कार आपके पास है तो उसको एक बहुत ही बड़ा रिपेयर शायद चाहिए, वो एक्सीडेंट हो गया तो रिपेयर करने का खर्चा हो जाएगा। फिर आपका खुद का घर है तो उसको रिपेयर करने का खर्च लग सकता है, या तो कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है फैमिली में। तो ये सभी चीज ऐसी है कि जहां पे आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट चाहिए एज ए इमरजेंसी फंड, और वो अगर आपके पास नहीं है तो आपने जो वेल्थ क्रिएशन के लिए जो आप मूड़ी जोड़ रहे हो, जो पैसे हमने इकट्ठा किए हैं, सेविंग किया है, इन्वेस्टमेंट किया है कहीं पे, तो वो पैसा आपका निकल जाएगा। तो इसलिए इमरजेंसी फंड बहुत ही जरूरी चीज है कि वो होना ही चाहिए। तो इसीलिए जब भी किसी का भी फाइनेंशियल प्लान, जैसे आपने बताया कि किसी का भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो फर्स्ट स्टेप इमरजेंसी फंड इसलिए हम करवाते हैं। सेकंड चीज जो आपने पूछा कि इमरजेंसी फंड को किस तरह से देखना चाहिए, कितना होना चाहिए जी। तो ज्यादा से ज्यादा हम ऐसा सोच के चलिए कि जो भी आपका 1 महीने का खर्च है, कोई एक फैमिली है, मान के चलिए कि उसका महीने का खर्च 30,000 रुपीज आता है, 30,000 पर मंथ। उसका हाउस होल्ड एक्सपेंस, EMI,
ये सब चीज मिला के सपोज 30,000 है, तो 6 महीने का जो खर्च है मतलब कि 1,80,000 रुपीज उसका इमरजेंसी फंड होना चाहिए आइडियली। तो वो एक ऐसी अमाउंट है कि अगर आपका जॉब लॉस हो जाता है तो नई जॉब मिलने में शायद आपको 3, 4, 5 महीने लग सकते हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपीज चाहिए। तो ये सब चीज मिला के एटलीस्ट आपको 6 महीने का इमरजेंसी फंड सोचना है कि 6 महीने का मेरा जो खर्चा है उतने अमाउंट का इमरजेंसी फंड इज सफिशिएंट। ठीक तो है। ये हम जनरली रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो निकुंज जी ने आपको बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया है। आपको क्या करना है कि अपने 1 महीने का खर्च जो है वो पहले कैलकुलेट करना है। ईएमआई का खर्चा, बच्चों की स्कूल फीस होती है, घर के बाकी खर्चे होते हैं जैसे ग्रोसरी वगैरह का खर्चा हो गया। जब आपके पास 1 महीने का खर्चा आ गया तो उसको आप 6 से गुना कर दीजिए, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि आपको अपने इमरजेंसी फंड में कितना पैसा रखना है, यानी कि अपने 6 महीने के खर्चे जो है आपको इमरजेंसी फंड के अंदर पार्क करके रखने हैं। लेकिन निकुंज जी, अभी से अगर मैं बात करूं, आज के से कुछ वक्त पहले या कई सालों पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले जो थे लोग, जो लेडीज होती थी वो इस तरह के पैसे जो है वो घर में छुपा के रखती थी, कहीं अलमारी के कोने में, आटे के बर्नी में या किचन में कहीं पर संभाल के रखती थी। अब थोड़ा सा जब माहौल चेंज होने लग गया, सेविंग अकाउंट्स लोगों के खुलने लगे, बैंक में अकाउंट होने लग गए, तो फिर लोगों ने सेविंग अकाउंट में ये पैसे रखने शुरू कर दिए। अब चूंकि ब्याज दरें जो है वो इतनी कम होती जा रही हैं, तो क्या सेविंग अकाउंट में इमरजेंसी फंड को रखना एक सही फैसला है? उसके लिए ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि आपको 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, तो आप ऐसा करिए कि 1 से 2 महीने का इमरजेंसी फंड सेविंग अकाउंट में रखिए या तो कैश घर पे रखिए, ठीक है। जो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन बाकी की जो अमाउंट है, जैसे 1,80,000 जो हमने कैलकुलेट किया था, उसमें से 50,000 रुपीज में सेविंग अकाउंट में रख रहा हूँ या मैं घर पे कैश रख रहा हूँ। बाकी की जो अमाउंट है वो मैं किसी और जो जैसे कि लिक्विड फंड हो गया, आर्बिट्रेज कैटेगरी के फंड्स हो गए, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स हो गए, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपकी कितनी लिक्विडिटी है आपके पास और कितना आप कंफर्टेबल हो, बेस्ड ऑन डेट सेविंग अकाउंट से भी ज्यादा दूसरी प्रोडक्ट में हम रख सकते हैं। क्योंकि जैसा आपने बताया कि सेविंग अकाउंट में रेट्स बहुत ही कम हो गए हैं और ये भी आगे जाके कम ही होने वाला है, ये यहाँ से कोई बढ़ने वाले नहीं है, राइट। तो मोस्टली केस में यहाँ से या तो इतने रहेंगे या थोड़े बहुत कम हो सकते हैं या थोड़े बहुत ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन इससे जो दूसरी जो प्रोडक्ट्स है जैसे फिक्स डिपॉजिट्स हो गई या ऑटो स्विफ्ट हो गई, लिक्विड फंड्स हो गए जी, तो उसमें आपको एटलीस्ट सेविंग अकाउंट से ज्यादा मिल सकते हैं रिटर्न्स। तो वो ज्यादा बेटर रहता है कि आप वहां पे पार्क करिए, बाकी की अमाउंट 1 से 2 महीने का खर्च आप सेविंग अकाउंट में रखिए या तो घर पे कैश रखिए। तो इसको आप कभी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कब क्या इमरजेंसी आ जाए वो हमें पता नहीं है। ठीक है, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि कब क्या इमरजेंसी आ जाए हमें नहीं पता लगता, इसलिए बहुत ज़रूरी है निकुंज जी जैसा बता रहे हैं कि 1 से 2 महीने का खर्चा है, यानी कि इमरजेंसी जो खर्चा है इमरजेंसी फंड का, वो आप अपने या तो सेविंग अकाउंट में रख लीजिए या फिर आपके पास ऑप्शन है आप घर पे कैश भी रख सकते हैं। उसके अलावा 3 से 4 महीने का जो बाकी पैसा है वो आप अलग अलग विकल्पों में निवेश कर सकते हैं, जैसा कि लिक्विड फंड हो गया, आर्बिट्राज फंड हो गया, शॉर्ट टर्म के डेट फंड हो गए, ये जो निकुंज जी ने बताए हैं इनमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में निकुंज जी, हम लोगों ने देखा है कि आजकल ना लोगों में कई और चीजों को लेकर भी दिलचस्पी बढ़ रही है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज लोगों की बढ़ती जा रही है, वो अन्य विकल्पों को भी तलाश रहे हैं। तो ऐसे में जरा ये समझाइए कि ऑटो स्वीप अकाउंट क्या होता है और इमरजेंसी फंड के लिए ये क्यों बेहतर माना जाता है? ऑटो स्वीप अकाउंट के बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन पल्लवी, मैंने अभी 2-3 फैमिलीज और 2-3 यंगस्टर्स के साथ जब लास्ट वीक मैंने इंटरेक्शन किया और मैंने उसको पूछा कि आपने जो बोला कि बहुत सारे फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ गई और बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने इमरजेंसी फंड को, मैंने ऐसे भी लोग देखे कि जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और उसको बोलते हैं कि ये मेरा इमरजेंसी फंड है, राइट। बट वो एक गलत फैसला होता है। आपका इमरजेंसी फंड ऐसी चीज में होना चाहिए जहां पे कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, जहां पे आपका पैसा डूबना नहीं चाहिए। और स्टॉक, म्यूचुअल फंड या कोई भी ऐसी चीज जो वोलाटाइल होती है, जिसका भाव रोज ऊपर नीचे होता है जी, वो चीज आपका श्योरिटी नहीं है कि आपका वो पैसा बरकरार रहेगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, हमारे दर्शकों के लिए समझना कि आपको इमरजेंसी फंड है वो ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे आपका सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आपको रिटर्न 1% कम मिलेगा तो चलेगा, 2% कम मिलेगा वो चल जाएगा, लेकिन सेफ्टी, आपका प्रिंसिपल अमाउंट का सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसके वो अगर नहीं है तो फिर इमरजेंसी फंड का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, राइट।
तो इमरजेंसी फंड शुड बी सेपरेट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, दिस इज वन थिंग। जी, ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंट सलाह जो है वो हमारे तमाम दर्शकों को दी है, क्योंकि बहुत से लोग अभी नहीं ये भी समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो पैसा है उसमें उतार चढ़ाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, आए दिन हम देखते रहते हैं। और अभी पिछले कुछ महीने पहले ही हमने देखा था कि कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव था, लोगों के पोर्टफोलियो माइनस पे चले गए थे। तो कम से कम इमरजेंसी फंड का पैसा आपको स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं लगाना है। हम जिन फंड्स की यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स की सलाह दे रहे हैं, निकुंज दे रहे हैं, वो कंपैरेटिवली सेफ माने जाते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है उसमें उठापटक जो होती है वो डेली बेसिस पे होती है। तो कम से कम इमरजेंसी फंड के साथ जो है आप इस तरह का रिस्क मत लीजिएगा। निकुंज जी ने बड़ी अच्छी सलाह आपको दी है। जी निकुंज जी। जो आपका क्वेश्चन था ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में जी। सो ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऐसी चीज है कि जहाँ पे मेरा सपोज सेविंग अकाउंट में रुपया पड़ा है या करंट अकाउंट में पड़ा है, जो बिजनेसमैन होते हैं उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी रहती है। ऑटो स्वीप क्या होता है कि उसको मैंने एक थ्रेशोल्ड दे दिया है कि सपोज मेरा थ्रेशोल्ड है 50,000 का। जी। 50,000 जब टच होगा मेरा बैलेंस, अकाउंट बैलेंस जो है सेविंग या तो करंट, उसमें 50,000 का फिगर जब आएगा, टच होगा, उस टाइम पे वो ट्रिगर हो जाएगी फैसिलिटी, जहां पे मेरा जो बाकी का अमाउंट है, मैंने उसको बोला है कि 10,000 मेरे अकाउंट में रखना है, बाकी का 40,000 शुड बी ट्रांसफर्ड टू ए फिक्स डिपॉजिट। तो उसको ऑटो स्वीप फैसिलिटी बोलते हैं कि जहां पे आपका पैसा जो बाकी का 40,000 है वो स्वीप इन हो जाता है एफडी फैसिलिटी में। जो आपका एफडी का रेट है 6 महीने का या 12 महीने का आपकी बैंक का, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। और दूसरी चीज कि आपका जब भी वो पैसा आपको चाहिए तो आप इमीडिएटली वापस वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। जैसे कि सपोज मैंने किसी को चेक दिया है, मेरे अकाउंट में बैलेंस था 50,000 का, उसमें से 40,000 रुपीज एफडी में चला गया, लेकिन मैंने किसी को 40,000 का चेक दे दिया, तो 10,000 सेविंग अकाउंट में से जाएंगे और बाकी का जो 30,000 है वो स्वीप इन फैसिलिटी जो एफडी में था उसमें स्वीप आउट हो जाएगा, वापस मेरे सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि मेरा जो बैलेंस भी मेंटेन रहेगा और मेरा चेक बाउंस भी नहीं होगा, और मुझे वो जो अमाउंट है उसके ऊपर एफडी में जितना भी रिटर्न मिलेगा उस हिसाब से मुझे सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न भी मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए ये कितनी बढ़िया जो है फैसिलिटी आपके पास है स्वीप इन एफडी के बारे में अभी निकुंज जी बता रहे थे। इसमें सबसे बढ़िया क्या चीज़ है, आपको रिटर्न जो मिल रहा है, ब्याज जो मिल रहा है वो आपको सेविंग अकाउंट से बेहतर मिल रहा है, लगभग एफडी के बराबर मिल रहा है। तो ये एक अच्छा विकल्प आपके लिए साबित हो सकता है अपने इमरजेंसी फंड को पार्क करने का। इसके अलावा निकुंज जी आपने लिक्विड म्यूचुअल फंड्स की बात की थी कि इमरजेंसी के लिए सुरक्षित माने जाते हैं, तो थोड़ा सा आप इनके बारे में भी बताइए कि कितने सुरक्षित है, इसमें भी क्या किसी तरह का कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है? बेसिकली कोई भी टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें रिस्क होता ही है, लेकिन कंपैरेटिवली जो लिक्विड फंड होते हैं, ओवरनाइट फंड होते हैं, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स होते हैं, वो मोर और लेस रिस्क फ्री माना जाता है। उसमें रिस्क ऐसा नहीं होता है कि आपके पैसे डूब जाते हैं। जी। एक चीज का सिर्फ ध्यान रखना चाहिए, जब आप लिक्विड फंड या डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपके इमरजेंसी फंड को जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं ऐसा जनरली सजेस्ट करता हूँ कि बहुत ही लिमिटेड जो एएमसीज है, म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है, उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि उसके लिक्विड, मतलब जैसे बैंक की जो बैंक्स है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस, उसकी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो कंपैरेटिवली सेफ होते हैं। ओके। तो वहां पे आपको रिटर्न भी मोर और लेस सेम ही मिलता है, मार्केट में जो एवरेज रिटर्न होता है उतना ही रिटर्न मिलता है और सेफ्टी थोड़ा ज्यादा रहता है। तो उस टाइप की एएमसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने इमरजेंसी फंड को। और दूसरी चीज, जब हम लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे ऐसी फैसिलिटी भी आती है जहां पे आप इंस्टेंटली रिडीम कर सकते हो अपने पैसे को। ओके। तो उसमें ऐसा रहता है कि आपको सपोज अप टू 50,000 और अप टू 50,000 आपने रिडीम्शन का रिक्वेस्ट डाला है, तो विद इन 30 मिनट्स वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अदरवाइज उसको T+1 मतलब ट्रांजेक्शन जिस दिन किया उसके दूसरे दिन आपके अकाउंट में पैसा आता है। ठीक है, तो ये आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट जो है बता दिया है कि आप इंस्टेंटली जो है वो रिडीम भी कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के अंदर आपके पास आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन निकुंज जी यहाँ पे एक चीज़ मैं और समझना चाहती हूँ, लिक्विड फंड की हमने बात की, इसके अलावा एक कैटेगरी होती है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड की। इन दोनों में कहाँ पे अंतर आ जाता है, क्या फ़र्क आ जाता है दोनों कैटेगरीज में, और दोनों में से अगर बात की जाए तो कौन सी बेटर रहती है इमरजेंसी फंड के लिए? राइट। तो जैसे मेरा इमरजेंसी फंड है वो इस टाइप का मैं सोच रहा हूँ कि जो एटलीस्ट मुझे 6 महीने के लिए या 12 महीने के लिए मुझे उसमें देखना ही नहीं है। जैसे मैंने बात की कि मैं
1-2 महीने का खर्च जो है वो तो मैं सेविंग अकाउंट में रख रहा हूँ जी। या मैंने कैश रख दिया है, और बाकी की जो अमाउंट है वो शायद एटलीस्ट 1 साल 2 साल 3 साल तक तो जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है। तो आप उसको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में रख सकते हैं, ना कि लिक्विड फंड में। क्यों? क्योंकि जो उसके मेच्योरिटी है, जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में जो बॉन्ड्स परचेज किए जाते हैं जहां पे वो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि जिसकी मेच्योरिटी 6 से 12 महीने होती है, मतलब कि 6 से 12 महीने बाद वो रुपये मेच्योर होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसका मेच्योरिटी ज्यादा है तो आपको वहां पे रिटर्न थोड़ा बेटर मिलेगा। ओके। लिक्विड फंड से थोड़ा बेटर रिटर्न वहां पे मिल सकता है। लिक्विड फंड जो है वहां पे इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होता है जिसकी मेच्योरिटी 90 डेज होती है। सो 90 डेज तक अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करिए, और बियॉन्ड 90 डेज से ज्यादा 1 साल तक अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो अगर आपको लंबे समय तक आपको लगता है कि बिल्कुल पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि 3 महीने के अंदर अंदर पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप लिक्विड फंड को ही चुनिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। खैर, इस बीच में निकुंज जी, हमारे पास हमारे कुछ दर्शकों के सवाल जो है इस मुद्दे से जुड़े हुए आने शुरू हो गए, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद अपनी इस दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल जो है वो पुणे से प्रीति राव का है। ये कह रही है कि क्या इमरजेंसी फंड को यूपीआई लिंक्ड अकाउंट में रखना सही रहेगा ताकि जब भी जरूरत हो तो इसका तुरंत इस्तेमाल हो सके? 100% इमरजेंसी फंड की अमाउंट अगर आप बैंक अकाउंट में रख रहे हैं तो इंश्योर करिए कि वो यूपीआई लिंक्ड हो, प्लस उसमें एटीएम कार्ड भी हो। कि अगर यूपीआई या आपको कैश की रिक्वायरमेंट है, कहीं कोई इमरजेंसी ऐसी भी आ सकती है कि जहां पे आपको कैश ही चाहिए, तो उसमें एटीएम कार्ड होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। यूपीआई लिंक्ड अकाउंट वो भी बहुत बढ़िया आइडिया है, क्योंकि यूपीआई लिंक अभी काफी सारे पेमेंट्स यूपीआई से हो जाते हैं। तो यूपीआई लिंक्ड अकाउंट में अगर होता है तो आप इमीडिएटली कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो प्रीति जी के साथ सभी दर्शकों को यही सलाह है कि इमरजेंसी फंड अकाउंट के साथ अपना यूपीआई लिंक रखिए। और जैसा कि निकुंज जी ने बताया, कई जगह ऐसी भी होती है जहां पर आपको कैश की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो आपके पास एक ऐसा एटीएम होना चाहिए जो इनेबल्ड हो, जिससे आप कभी भी जरूरत पड़ने पे तुरंत कैश निकाल सकें। इसके अलावा अगला सवाल जो है हमारे पास देहरादून से निखिल भट्ट का आया। ये कह रहे हैं कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मेरी इनकम जो है वो अनियमित है, तो ऐसे में इमरजेंसी फंड इन्हें कितना रखना चाहिए? देखिए पल्लवी जी, ऐसा होता है कि अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो मेरी इनकम तो अनियमित है, लेकिन खर्चे तो नियमित ही है। खर्चे वो फिक्स है कि कितने खर्चे हो रहे हैं। तो ऐसे केस में हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि पिछले 6 महीने में मैंने जो खर्चे किए हैं उसके एवरेज में निकाल लेता हूँ, तो मेरा मंथली एक्सपेंस इतना होता है, तो उसके बेस पे मैं इमरजेंसी फंड कितना है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन निकुंज जी, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उस पर कई फ्रीलांसर्स वगैरह होते हैं, उनको जो प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास जो है 6-8 महीने प्रोजेक्ट नहीं आया तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हो जाती है। तो क्या ऐसे में इनको 6 महीने से ज़्यादा एक टर्म के लिए जो है अपना इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, या 6 महीने का एक अगर वो आपका सिचुएशन उस टाइप की है जहाँ ये सिनारियो में आप 1 साल तक का भी इमरजेंसी फंड सोच सकते हो कि 1 साल तक का आपके पास इमरजेंसी फंड रहे, क्योंकि हर एक बंदे का रिक्वायरमेंट अलग अलग रहेगा। हर एक बंदे का जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से उसको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो अलग अलग होती है। बट 6 महीना इज द मिनिमम, 6 मंथ इज द मिनिमम। मैक्सिमम आप 12 महीना 18 महीने भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक बेसिक रूल है कि 6 महीने का तो आपको मिनिमम बना के रखना है एक इमरजेंसी फंड। लेकिन आप अपने प्रोफेशन को बेहतर जानते हैं, आपको लगता है कि आपके प्रोफेशन में ऐसे भी कोई वक्त आ सकता है कि आप एक फ्रीलांसर है, आपको हो सकता है कि 6-8 या 1 महीने तक 6-8 महीने या फिर 1 साल तक जो कोई प्रोजेक्ट ना मिले, तो ऐसी सिचुएशन में जैसा कि निकुंज जी सलाह दे रहे हैं, आपको जो है लंबे टाइम पीरियड का एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। मिनिमम इज 6 मंथ्स, लेकिन ज्यादा आप बना सकते हैं अपने प्रोफेशन के लिहाज से। खैर, अगला सवाल जो है वो कोलकाता से राजीव सिन्हा का है। ये जानना चाहते हैं कि ऑटो स्वीप अकाउंट और शॉर्ट टर्म एफडी में क्या फर्क है, और इमरजेंसी के लिहाज से कौन सा जो है बेहतर विकल्प है? ऑटो स्वीप अकाउंट जो है, ऑटो स्वीप अकाउंट के बारे में हमने अभी जो डिस्कस किया, जहां पे आपका ऑटोमेटिक जो ज्यादा अमाउंट है, अगर आपने थ्रेशोल्ड रखा है उससे ज्यादा का अमाउंट जब हो जाता है बैंक अकाउंट में तो उसका एफडी हो जाता है। और शॉर्ट टर्म एफडी में क्या होता है कि आपको खुद वो एफडी का एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। ऑटो स्वीप में वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। तो ये जो चीज है ऑटो स्वीप वाली, वो ज्यादातर जो बिजनेसमैन है या तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग है जिसके पास
कंटिन्यूअस मंथली मतलब डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे कुछ ना कुछ इनकम आ रहा है जी। अकाउंट, तो वो ज्यादातर यूज कर सकते हैं। और जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए शॉर्ट टर्म एफडी भी करें, क्योंकि उसके पास हर मंथ में एक ही बार सैलरी आएगी। जी। क्या उसके जो खर्चे सब हो गए उसके बाद वो शॉर्ट टर्म एफडी भी करे तो भी चलेगा। ठीक। दोनों यूज कर सकते हैं। एक ही चीज ध्यान में रखना है, मैंने ऐसा भी देखा है पल्लवी जी, कि काफी लोगों को मैं जब बोलता हूँ कि इमरजेंसी फंड करना है, फिर दूसरी बार जब हम मिलते हैं तो मैं फॉलो अप लेता हूँ कि इमरजेंसी फंड किया, कुछ रखा के एफडी किया, तो मुझे एफडीआर दिखाते हैं कि ये रही रिसिप्ट, हमने कर दिया है। सो दैट इज नॉट द करेक्ट वे। आप इमरजेंसी के लिए अगर फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो तो ऑनलाइन होना चाहिए एफडी। ओके। मतलब कि वो फिजिकल साइन करके नहीं करना है, क्योंकि अगर वो किया, जो फैमिली मेंबर ने साइन किया है एफडी रिसिप्ट पे, उसकी साइन से ही फिर वो विड्रॉ होगी एफडी। ओके। और वही बंदा अगर मेडिकल इमरजेंसी में है तो वो पैसे निकल नहीं पाएंगे। ठीक तो है। इसमें खास ध्यान रखना है कि एफडी करते हैं तो ऑनलाइन एफडी करना है। ठीक है, तो इमरजेंसी फंड को आपको अगर एफडी में भी रखना है तो ऑनलाइन एफडी का विकल्प आपको चुनना चाहिए। जैसा निकुंज जी ने पूरा समझाया बड़े अच्छे से कि क्यों आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कई बार इमरजेंसी होती है, अगर आप एक मैनुअल एफडी जाकर कर रहे हैं, साइन करवा रहे हैं, और कभी वो व्यक्ति ही इमरजेंसी का शिकार हो चुका है, मेडिकल कोई इमरजेंसी है, तो ऐसे में आपके लिए दिक्कत आ सकती है। इसलिए ऑनलाइन एफडी का जो विकल्प है वो बेहतर साबित हो सकता है। खैर, निकुंज जी के पास वापस लौटेंगे और अपनी इस दिलचस्प चर्चा को जारी भी रखेंगे, लेकिन इस बीच में मेरे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक आपको ये बताएंगे कि इमरजेंसी फंड रखने के विकल्प जो है वो अलग अलग कौन से हैं और कौन सा विकल्प जो है वो बेहतर साबित हो सकता है। तो अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू पल्लवी। इमरजेंसी फंड के लिए बेसिकली कहा जाता है कि करीब मिनिमम 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और मैक्सिमम आपके प्रोफेशन के लिहाज से वो जितना ज़्यादा बढ़ जाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि इनकेस अगर इमरजेंसी आ गई, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी अगर हो गई, या फिर आप रीलोकेट कहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी जॉब इनकेस अगर चली जाती है, तो फिर इमरजेंसी फंड एक तरह से बहुत ज़्यादा आपकी एक तरह से उसमें मदद करता है। लेकिन इसको मैनेज कैसे करना होगा, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, कितना पैसा आप एलोकेट कर सकते हो, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके वो क्लैरिटी हम लोग आपको यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पहले आपको हम लोग बताते हैं कि इमरजेंसी फंड में आपको कितना हिस्सा कहाँ पर करना चाहिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फंड को 2 हिस्सों में आपको पहले बांटना चाहिए। पहला हिस्सा 30 से 40% होगा, जो ऐसी जगह आप कर रहे हैं जहां पर आप तुरंत पैसे की निकासी कर सकें विदाउट एनी डिले। जैसे कि आप पेमेंट कहीं करते हैं यूपीआई से, वैसे जगह पे आपको एक तरह से इसमें निवेश करना चाहिए, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट हो गया या फिर ऑटो स्वीप एफडी हो गया। ऑटो स्वीप की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जैसे कि सेविंग्स अकाउंट में आप एक तरह से एक थ्रेशोल्ड एक उसमें सेट करते हैं, अगर उसके ऊपर जो भी पैसा जाता है सेविंग्स अकाउंट का, वो एक्स्ट्रा पैसा एक तरह से आपके एफडी अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है, और वहाँ पर आपको उसके हिसाब से 6 से 7% का रिटर्न भी मिलता है। वहीं 60 से 70% का जो हिस्सा है वो आप लो रिस्क ऑप्शंस में एक तरह से आप चुन सकते हैं, जैसे कि लिक्विड फंड्स और ओवरनाइट म्यूचुअल फंड। लिक्विड फंड्स की अगर बात करें तो फिर ये एक तरह से अल्पकालिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एक तरह से लो रिस्क वाले डेट्स में एक तरह से निवेश होता है, और उसमें जोखिम भी कम होता है, और एक तरह से उसमें आप तुरंत ही पैसा निकाल सकते हैं। वहीं ओवरनाइट फंड की बात करें तो इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो 1 ही दिन की होती है, और इसमें भी आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में एक तरह से इसमें ओवरनाइट फंड में निवेश करता है, इसमें भी आप एकदम तुरंत ही पैसा आप निकाल सकते हो। तो ये 2 भागों में आप एक तरह से अपने इमरजेंसी फंड को डिवाइड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर हम आपको बताएंगे कि इमरजेंसी फंड रखने के ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सेविंग्स अकाउंट में आप एक तरह से इमरजेंसी फंड को रख सकते हैं, उसकी लिक्विडिटी तुरंत ही होती है। जैसे कि आपने पैसा उसमें सेविंग्स अकाउंट में पैसा होता ही है, वैसे आप उसको ट्रांजैक्शन के तौर पे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं तुरंत, जैसे यूपीआई वगैरह करते हैं वैसे हो सकता है। वहीं अनुमानित रिटर्न जो सेविंग्स अकाउंट में होता है वो 2.5% के आसपास का होता है। वहीं दूसरे विकल्प की अगर बात करें तो फिर वो स्वीप एंड एफडी है, जैसे कि मैंने आपको इसकी जानकारी दी। इसकी भी लिक्विडिटी जो होती है वो 1 ही दिन के अंदर ही आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है, आप तुरंत ही उसका पैसा 1 दिन के अंदर निकाल सकते हैं। इसमें जो अनुमानित रिटर्न जो होता है वो 5 से 6% के आसपास का होता है। वहीं लास्ट में है लिक्विड फंड्स, जिसकी लिक्विडिटी होती है T+1, यानी कि ट्रेडिंग, जिस दिन आप एक तरह से उसमें खरीद फरोख्त करते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स की, उसके अगले कार्यकारी दिन में एक तरह से उसमें सेटलमेंट होता है, तो उसका पैसा आप उसमें निकाल सकते हैं। इसकी जो अनुमानित रिटर्न होता है वो 4 से 7% का होता है। तो ये है 3 ऑप्शन इमरजेंसी फंड के। अब ज़रा ये भी जान लेते हैं कि इसके अलावा जो कौन से ऐसे विकल्प हैं जो कि बेहतर आपके लिए हो सकते हैं, तो उसको भी ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट में रिस्क की अगर बात करें तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता, पैसा पूरा आपका उसमें सेफ होता है। वहीं किसके लिए सही है, तो तुरंत जिनको पैसे चाहिए उनके लिए ये ऑप्शन बिल्कुल बेहतर है, और 1 से 2 महीने का आप इसमें एक तरह से
पैसा पार कर सकते हैं। वहीं स्वीप इन एफडी की अगर बात करें तो फिर इसमें रिस्क होता है, लेकिन थोड़ा सा होता है, बहुत कम होता है, और सेविंग से थोड़ा सा बेहतर रिटर्न यहाँ पर मिलने की उम्मीद होती है और मिलता भी है। वहीं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो फिर इसमें रिस्क तीनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी कम है, और इमरजेंसी फंड का ये एक बड़ा हिस्सा रखने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है। तो दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तो बिल्कुल रिस्क फ्री जगह आप पैसे को अपने पार करें, वहीं तुरंत जहाँ से निकासी हो सकती है वहाँ पर पैसा अपना पार करें, और बाकी जो ऑप्शंस हम लोगों ने बताए हैं उसको भी ध्यान में रखें और अपने इमरजेंसी फंड को एक तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, आपने बहुत अच्छे से जो हमें ये समझा दिया है कि इमरजेंसी फंड को लोग जो है कहाँ कहाँ पर पार्क कर सकते हैं, कौन सा विकल्प उनके लिए बेहतर रह सकता है और किसमें कितना रिस्क फैक्टर है। खैर वापस मैं निकुंज जी के पास लौटना चाहूँगी। निकुंज जी, हम अभी देख रहे थे कि अभिषेक ने तो बड़े अच्छे से जो है हमें बता दिया है कि किसमें कितना रिस्क है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास फर्ज कीजिए कि 1 लाख रुपए है उसके इमरजेंसी फंड में, तो आपके अनुसार उसे जो है कितना पैसा कहाँ पे पार्क करके रखना चाहिए? थोड़ा आप बताइए कि इन विकल्पों का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं 1 लाख रुपए के फंड के लिए। जैसे 1 लाख रुपीस का आपके पास फंड है तो उसमें से 30,000 मतलब कि 2 महीने का जो आपका खर्च है उसको आप ऐसा सोचिए कि आप या तो सेविंग अकाउंट में रखिए या आप घर पे कैश रखिए, और दूसरा जो बाकी का अमाउंट है उसको आप ऑटो स्वीप में भी रख सकते हो या तो लिक्विड फंड में भी रख सकते हो। तो उसमें आपको लिक्विड फंड में जैसा हमने बताया कि अप टू 50,000 आपका इमीडिएट रिडेम्पशन हो जाता है विद इन 30 मिनट्स। बहुत सारी कंपनीज है जो ये विकल्प आपको दे रही है, और बाकी की जो अमाउंट है वो जैसे अभिषेक जी ने बताया वो T+1 दिन में हो जाता है। मतलब आज आपने ट्रांजेक्शन किया तो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का विकल्प आप उस 1 लाख के लिए इस टाइप का आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 30,000 जो है आप लगभग सेविंग में रख सकते हैं। उसके अलावा आप जो है बाकी स्वीप इन में या फिर लिक्विड में रख सकते हैं। लिक्विड फंड में आपको जैसा निकुंज जी ने बताया कि 50,000 तो आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन अगर बाकी पैसा जो है वो T+1 यानी कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है, टी का मतलब है ट्रांजेक्शन, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया है उसमें 1 दिन और ऐड कर लीजिए और उसके बाद जो है वो पैसा आपके हाथ में आ जाएगा। क्या निकुंज जी, इमरजेंसी फंड की हम बहुत सारी बात तो कर रहे हैं कि इसमें कितना जो है ब्याज हमें मिल सकता है, हम ये भी बात कर रहे हैं, लेकिन एक अहम फैक्टर आ जाता है, वो होता है टैक्स का। तो किन विकल्पों पर टैक्स कितना लगता है और क्या हम ऐसा करें कि भाई टैक्स जो है वो हमें कम चुकाना पड़े? राइट, तो पल्लवी जी इसमें ऐसा होता है कि आपका एफडी हो, सेविंग अकाउंट हो, लिक्विड फंड हो, ओवरनाइट फंड हो या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो हमने डिस्कस किया वो सब डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से, जहाँ पे आपको जो भी गेन्स मिल रहा है, जो भी कैपिटल गेन्स मिल रहा है वो आपकी इनकम में ऐड होगा और आपके इनकम स्लैब के हिसाब से आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, अभी इसको अगर आपको नलीफाई करना है टैक्स को, तो एक दूसरा ऐसा रहता है जिसके पास बहुत बड़ी अमाउंट होती है तो हम उसको वो भी सलाह दे सकते हैं कि वो आर्बिट्रेज कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर टैक्स सेविंग, क्योंकि आर्बिट्रेज जो फंड्स रहते हैं उसमें भी आपने रिस्क ऑलमोस्ट नील कर देते हो, रिस्क ऑलमोस्ट नहीं रहता है उसमें, और वहां पे आपका टैक्सेशन जो है वो इक्विटी के तरह होता है। मतलब कि अगर आपने 2 साल से पहले विड्रॉ किया है तो 20% टैक्स लगता है आपके गेन्स के ऊपर, और अगर 2 साल के बाद आप विड्रॉ कर रहे हो तो 12.5% का टैक्स लगता है 1,25,000 के बियॉन्ड का जो गेन है उसके ऊपर। तो उस हिसाब से आपका अगर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए, जो बंदा 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो और उसको इमरजेंसी फंड के लिए बड़ी अमाउंट होगी उसके पास, तो आर्बिट्रेज कैटेगरी के फंड भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आर्बिट्राज कैटेगरी के फंड आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है। टैक्स सेविंग में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी साबित हो सकते हैं। खैर, इस बीच में हमारे पास कुछ और हमारे दर्शकों के सवाल आ गए हैं, तो निकुंज जी उन सवालों को शामिल कर लेते हैं। सूरत से करिश्मा पटेल का सवाल है, ये कह रही है क्या इमरजेंसी फंड के लिए पोस्ट ऑफिस स्कीम भी एक अच्छा विकल्प हो सकती है? देखिए, पोस्ट ऑफिस स्कीम और ये सब जो चीज है वो एक समय पे बहुत ही अच्छी स्कीम थी, क्योंकि वहां पे मार्केट में और कुछ अवेलेबल नहीं था आपके पास। अभी ऐसा हो रहा है कि अगर मैं पोस्ट ऑफिस में कर रहा हूं तो अगेन वही प्रॉब्लम आएगा कि मुझे साइन करने जाना पड़ेगा। इमरजेंसी फंड में जो इमरजेंसी में यूज करना है, मुझे रात को 3 बजे भी इमरजेंसी आ सकती है, तो उस हिसाब से अगर देखने जाए तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम में इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि आप एफडी में करो या आपके सेविंग अकाउंट में पैसे रखो।
ठीक है, तो करिश्मा जी बेहतर ये रहेगा कि ऐसी स्कीम में निवेश कीजिए जिसमें अगर आपको, जैसा कि निकुंज जी ने बताया कि रात को 3 बजे अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत निकाल सकें, जिसमें आपके पास जो है लिक्विडिटी की सुविधा रहे, यानी कि आप यूपीआई लिंक जो है या तो किसी अकाउंट में डालिए या फिर ऐसे अकाउंट में डालिए जिसमें आपके पास एटीएम ज़रूर होना चाहिए। और इसके अलावा जैसे बाकी विकल्प निकुंज जी ने आपको बताएं, स्वीप इन एफडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड फंड्स हैं, अगर इनमें आप निवेश करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन जो है वो इजीली मिल जाएंगी जब भी आपको लिक्विडिटी की जरूरत होगी। अगला सवाल गाजियाबाद से विनीत चौहान का है। ये जानना चाहते हैं कि लिक्विड फंड से पैसा निकालने में हमें कितना वक्त लगता है, अगर किसी दिन इमरजेंसी हो तो क्या तुरंत मिल जाएगा? हम अभी इसी बारे में चर्चा भी कर रहे थे निकुंज जी। विनीत जी से मैं कहना चाहूंगा कि लिक्विड फंड जो है उसमें ट्रांजैक्शन प्लस 1 डे, मतलब कि आज आपने ट्रांजैक्शन किया है, रिडेम्पशन का ट्रांजैक्शन, और दोपहर 3 बजे से पहले किया है, तो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। और 4 से 5 म्यूचुअल फंड कंपनीज ऐसी है मार्केट में जो आपको इंस्टेंट रिडेम्पशन भी प्रोवाइड करती है, जहां पे आपका अप टू 50,000 रुपीज लिक्विड फंड में से आप 30 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और बाकी का अमाउंट आपको T+1 के क्राइटेरिया में मिल जाता है। सो इस तरह से आपका पैसा निकल सकता है। ठीक है, तो हम अपने तमाम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि अगर आप अपना इमरजेंसी फंड का पैसा लिक्विड फंड में पार्क करने के बारे में सोच रहे हैं तो निकुंज जी ने जैसा बताया कि 4 से 5 ऐसे फंड्स हैं जो आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं कि 50,000 आपके पास इंस्टेंट आ जाएंगे। तो इसलिए आप जब भी किसी इमरजेंसी फंड के लिए अगर आप लिक्विड फंड का चुनाव करने जा रहे हैं तो उसमें आप पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि क्या आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर तुरंत आपके पास 50,000 आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। खैर, अगला सवाल हम लेते हैं, ये चंडीगढ़ से अरुण वर्मा का है। ये कह रहे हैं कि एफडी में इमरजेंसी फंड रखने पर प्रीमेच्योर विड्रॉल पर पेनल्टी लगती है क्या? एफडी में ऐसा होता है कि जैसे मैंने एफडी की वो 6 महीने या 12 महीने की या 2 साल की मैंने की है, और मेरी इमरजेंसी फंड जो मैंने रखा है और इमरजेंसी आ गई, सपोज मुझे 3 महीने में आ गया, तो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, तो मुझे जो बोला गया था कि मुझे 6% मिलेगा या 7% मिलेगा या 5% मिलेगा, वो उतना नहीं मिलेगा। उस पे मैं जब भी विड्रॉ कर रहा हूँ, वो जो टाइम पीरियड है, मैंने जितने टाइम इन्वेस्टेड रहा हूँ उतने टाइम पीरियड का ही मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, और बाकी का मेरा पेनल्टी के तौर पे कट जाएगा। सो दैट इज देयर इन फिक्स्ड डिपॉजिट। वही चीज दूसरा क्या रहता है कि आपका लिक्विड फंड सपोज है, तो लिक्विड फंड में आपने जितने टाइम पीरियड के लिए रखा है कोई पेनल्टी जैसा सिस्टम नहीं रहता है, और आपने जितने टाइम पीरियड के लिए रखा है उतने का आपको इंटरेस्ट काउंट होके उतना मिल जाता है। तो वो एक डिफरेंस रहता है लिक्विड फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में। ठीक है, तो पेनल्टी जो है वो आपको भरनी पड़ सकती है अगर आप जल्दी विड्रॉल करेंगे। खैर, आखिर में निकुंज जी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अगर कोई गृहिणी है, यानी कि होम मेकर है, या फिर कोई स्टूडेंट है, छात्र है, मान लीजिए वो बाहर पढ़ने गया हुआ है, या सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके तो खैर खर्चे भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि कई बार उनकी दवाइयों वगैरह के भी खर्चे होते हैं। तो इन लोगों के लिए तीनों कैटेगरी में जो है वो इमरजेंसी फंड की रणनीति कैसे अलग होनी चाहिए, क्या आप तीनों को सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले हम होम मेकर गृहिणी से शुरुआत करते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो होम मेकर से गृहिणी जो होते हैं उसके जो खर्चे कंपैरेटिवली पूरे घर के खर्चे से कम होते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि 2-3 महीने का जो उसका खर्च है, जैसे 5,000 4,000 महीने का खर्च हो सकता है कोई गृहिणी का, जो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस है, उसके उतनी अमाउंट का वो एक इमरजेंसी फंड मेंटेन करके रख सकते हैं। और जो स्टूडेंट है जो बाहर जो पढ़ने गए, हॉस्टल में रहते हैं या पीजी में रहते हैं, उसको तो मिनिमम 3 महीने का एक फंड सेपरेट रखना चाहिए, 2 से 3 महीने का, कि जो कहीं पे भी अगर कोई रूम शिफ्ट करना पड़े तो भी आप उसको यूज कर सकते हो डिपॉजिट के तौर पे, या कहीं पे भी यूज हो सकता है वो। ठीक है, वो चीज। और सीनियर सिटीजन के लिए आपने बहुत अच्छा चीज बताया कि उसके खर्चे थोड़ा ज्यादा रहता है हेल्थ कंडीशन के कारण। सो उसके लिए बेस्ट है कि उसके पास एटलीस्ट एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए सीनियर सिटीजन के पास। और अपार्ट फ्रॉम दैट उसके जो भी खर्चे है दवाई के, या कभी कोई आ गया घर पे तो उसको वो लोग हाथ में कुछ ना कुछ पैसे देते हैं हमारे इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से, तो वो सब चीज मिला के उसको एटलीस्ट 3 से 4 महीने का जो उसका खर्च होता है, जो पिछले 6 महीने का जो एवरेज है, उसके एटलीस्ट 3 से 6 महीने का वो एक इमरजेंसी फंड सेपरेट रख सकते हैं। उसको यूज नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल देयर इज एनी इमरजेंसी।
ठीक है, तो आपको, मेरे को लगता है अच्छे से तमाम दर्शकों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इमरजेंसी फंड जो है अपना पार्क करना है, चाहे आप एक होम मेकर हो, एक स्टूडेंट हो, सीनियर सिटीजन हो, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं, या फिर एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, यानी कि एक फ्रीलांसर वगैरह हो सकते हैं। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें ये बहुत अच्छे से समझा दिया है कि बेशक आज जो है यहाँ पर ब्याज दरें सेविंग अकाउंट की कम हो गई हैं, लेकिन विकल्पों की हमारे पास कमी नहीं है जहाँ से हम ज़्यादा रिटर्न या ज़्यादा ब्याज जो है वो हासिल कर सकते हैं। और इसमें जो है वो स्वीप इन एफडी हो गया या फिर लिक्विड फंड्स हो गए, ये काफ़ी अच्छे विकल्प जो है वो साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज जी आपका। थैंक यू। एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा यहाँ बिल्कुल पे सर। कि जब हम एफडी की बात करते हैं तो वहां पे एक एक्योर्ड इंटरेस्ट होता है। मतलब सपोज मैंने एफडी किया है 5 साल का किया या 3 साल का किया, जी। मैं उस अमाउंट को निकालता नहीं हूँ क्योंकि मेरा कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हुई, लेकिन फिर भी मुझे हर साल उसके ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, राइट? अगर मेरा इनकम है वो एक्यूमुलेट हो रहा है वही अमाउंट, फिर भी मुझे टैक्स लायबिलिटी आएगी मेरी। उसको एक्योर्ड इंटरेस्ट बोलते हैं। भले मैंने अकाउंट में वो पैसा नहीं लिया है, मेरा इंटरेस्ट मैंने यूज नहीं किया, अकाउंट में नहीं लिया, वो उसी में पड़ा है, लेकिन फिर भी मुझे उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। वही चीज जो म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, लिक्विड फंड है या शॉर्ट टर्म डेट फंड है या आर्बिट्रेज फंड है, वहां डिफर्ड टैक्स बेनिफिट्स आप ले सकते हो, जहां पे आप जब विड्रॉ करोगे, जब आप रिडेम्पशन करते हो, उसी टाइम पे आपको टैक्स भरना रहेगा। ठीक है। जब तक मैं विड्रॉ नहीं करता हूँ मुझे टैक्स नहीं भरना। ठीक है, यानी कि एफडी की जब आपकी आय होती है तो चाहे आप वो पैसा विड्रॉ करें या ना करें, लेकिन उस पर टैक्स जो है वो आपकी देनदारी हर साल के अंत में, फाइनेंशियल ईयर के अंत पे बनती जाती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब, जैसे कि आर्बिट्राज फंड हो गए या फिर लिक्विड फंड हो गए या फिर ओवरनाइट फंड्स वगैरह भी हो गए, तो इनमें आपकी देनदारी तब टैक्स की बनती है जब आप उसे विड्रॉ करते हैं, उससे पहले नहीं बनती है। यही आपने निकुंज जी समझाया हमें? यस, सेम। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपने बहुत एक अच्छी अहम जानकारी दी है, क्योंकि जब भी हम कमाई की बात करते हैं तो टैक्स का एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। आपने बहुत अच्छे से हमें क्लैरिफाई कर दिया है कि कहाँ पर जो है वो हमारी कमाई ज़्यादा होगी और कहाँ पर जो है वो कितना टैक्स लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज जी आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। तो बचत खाते की ब्याज दरें भले ही आज गिर गई हो, कम हो गई हो, लेकिन आपकी समझदारी और सही प्लानिंग से आपका इमरजेंसी फंड सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि फायदेमंद भी बन सकता है। इमरजेंसी फंड को कहां और कैसे रखना है ये इस बात पर तय करता है कि जरूरत के वक्त आप पैसा बहुत आराम से निकाल पाए। तो सोचिए, समझिए और अपने पैसों के साथ स्मार्ट बनिए। पासबुक द सेविंग शो में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई फाइनेंशियल टिप के साथ, और साथ ही आपको देंगे बचत की स्मार्ट रणनीति।